गुड मॉर्निंग इलाही बख्श। इस सुबह इलाही बख्श को एहसास हुआ कि सादी बहुत खुश है। इसकी आंखों में चमक थी, इसकी आवाज़ में चहकार थी। वो इधर उधर की बातें करती रही। आज आप बहुत खुश हैं? इलाही बख्श ने पूछा। हाँ, आज मौसम बहार का पहला गुलाब खिला है। इलाही बख्श का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। इसे याद ही नहीं था कि इसे घर कब याद आया था। जब वो फुटपाथ पर होता था तो इसे अक्सर ही घर बहुत याद आता था, और अब इसे ख्याल भी नहीं आया था कि मौसम बहार आ गई है। क्या बात है, तुम उदास हो? बहार ने उदास कर दिया। काश मैं अपनी तरफ की बहार आपको दिखा सकता। हमारे यहाँ बहुत बड़े गुलाब खिलते हैं। तुम्हें घर याद आता है तो छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए चले जाओ। दिल ही नहीं चाहता जाने को। कुछ देर खामोशी रही, फिर सादी ने कहा, मेरी एक बात मानोगे? इलाही बख्श चौंका। मैं तो नौकर आदमी हूँ, फिर भी ऐसी कोई बात है तो आप मुझसे कहें ही नहीं। कहनी भी ज़रूरी है। ठीक है तो फिर कह दें। ज़रा गाड़ी साइड में रोको। इलाही बख्श ने गाड़ी एक साइड पर रोक दी, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान था कि ऐसी कौन सी बात है। जी सादी बीबी। सादी ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और इसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा कि इसके बाद मैं तुमसे कुछ कहूँगी। इलाही बख्श ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर नोट थाम लिए। ये किस लिए सादी बीबी? मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी पैंट शर्ट और शूज़ खरीदो। मैं चाहती हूँ तुम कल सुबह नए कपड़े पहनकर बाहर आओ। इलाही बख्श ने जवाब दिया, सादी बीबी, पैसे तो मेरे पास बच जाते हैं, कोई खर्च ही नहीं होता मेरा। मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे अफसोस है सादी बीबी, ये मैं नहीं कर सकता। इलाही बख्श ने नोट पिछली सीट पर गिरा दिए। क्यों नहीं कर सकते? मैंने पैंट शर्ट कभी नहीं पहनी। मुझे तमाशा बनने का एहसास होगा। ये मैं नहीं कर सकता। मान जाओ ना प्लीज़ इलाही बख्श। नहीं मान सकता सादी बीबी, आप ये पैसे रख लें। इलाही बख्श ने आजिज़ी से कहा। इतनी सी मेरी बात नहीं मान सकते? मैं मजबूर हूँ सादी बीबी। ये कहकर इलाही बख्श ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके बाद पूरे रास्ते खामोशी रही। वापस आते हुए खुद इलाही बख्श दिल गिरफ्ता था। इसे एहसास था कि इसने सादी का दिल दुखाया है। वो 10 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच गया और गाड़ी के बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। सादी आई तो इसके लिए दरवाज़ा खोला। सादी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। इलाही बख्श से रहा नहीं गया। नाराज़ हैं सादी बीबी? इसने पूछा। नहीं इलाही बख्श, नाराज़ी कैसी? हर शख्स अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। मैं तो ज़िंदगी में कभी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सका। इलाही बख्श ने तलखी से सोचा, तो अब के साथ क्या अपनी मर्जी करनी, जिससे दिल का रूह का रिश्ता है। इलाही बख्श ने गाड़ी साइड में रोकी और पलट कर कहा, लाइए, आपकी खुशी की खातिर मैं आपकी बात मानूंगा। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हुई। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इलाही बख्श को बहुत शर्मिंदगी हुई। वाकई यही बात हंसी खुशी मानने में क्या हर्ज था। सादी बीबी, मैं शर्मिंदा हूँ और यकीन करें मैं खुशी से ये बात मान रहा हूँ। इलाही बख्श की नज़र सीट पर गिरी उन पैसों पर पड़ी जिन्हें सादी बीबी ने छुआ तक नहीं था। सादी ने वो पैसे उठाकर इलाही बख्श को दिए और उससे ने बगैर गिने जेब में डाल लिए। बाकी सफ़र भी सादी खामोशी ही रही। इलाही बख्श को एहसास था कि वो अब भी नाराज़ है, लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले सादी ने कहा, शुक्रिया इलाही बख्श। इलाही बख्श खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि कोई गुनाह सरजद हुआ था और अब इसका कफ़ारा कबूल कर लिया गया है। इलाही बख्श ने सर घुमाकर इसे देखा तो वो भी ऐसे इसे ही देख रही थी। इसकी निगाहों में इल्तिजाइयाँ थी। इलाही बख्श मौन हो गया। तुम्हें क्या ज़रूरत है बीच में बोलने की? बेगम साहिबा सादी पर बरस पड़ी। ज़रूरत इसलिए कि ये मेरा ड्राइवर है। मैंने पहले भी कहा था इसके लिए वर्दी ज़रूरी है। तुम खुद देखो, ये ड्राइवर लगता है कहीं से? मुझे कोई गर्ज नहीं, ये जो लिबास चाहे पहने, बस मुझे तमाशा नहीं बनना। सादी, तुम नहीं जानती, कम औकात आदमी जब अपनी औकात भूलता है तो सर पर चढ़ कर बैठ जाता है। मैं अपनी औकात नहीं भूला बेगम साहिबा, ना कभी भूलूंगा। मुझे याद है कि मैं एक पेंटर हूँ और अपनी औकात कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर ये कपड़े पहनकर गाड़ी क्यों चलाई तुमने? मैं कह रही हूँ अम्मी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कोई दूसरा ड्राइवर रखूँगी तो फिर भी यही होगा। बात सिर्फ इलाही बख्श की नहीं। ठीक है, आज इस सिलसिले में बात होगी। तुम बहुत आपे से बाहर होती जा रही हो। चलो अब अंदर जाओ। सादी पाँव पटकती अंदर चली गई। देखो इलाही बख्श, ये तुम्हारी रोज़ी का मामला है। मैं इसमें कोई ख़राबी नहीं करूँगी। ये बहुत गुनाह का काम है। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ बेगम साहिबा? इलाही बख्श ने उनकी बात काट दी। सच ये है कि मैं फुटपाथ की नौकरी में बहुत खुश था। रिज़्क देने वाला अल्लाह है। आप इस मामले में मेरे साथ कोई रायत ना करें। तो फिर यहाँ नौकरी क्यों करते हो? चले जाओ फुटपाथ पर, मैं तुम्हें फारिग कर देती हूँ। बात साहब की है। साहब जी फुटपाथ वालों को इज्जत देते हैं। मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकता। बहुत चालाक होते हो तुम गरीब लोग। इतनी तनख्वाह छोड़कर हंसी खुशी चले जाओगे, मगर वो बेवकूफ़ शेख साहब जो मिल गए हैं।
خوب ऐश करो। इलाही बख्श का चेहरा तमतमा उठा। चलें आज मैं खुद बात कर लेता हूँ साहब जी से कि मुझे आज़ाद कर दें। बेगम साहिबा गड़बड़ा गईं। जानती थी कि इस मामले में शेख साहब सख्त हो जाएंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस अपनी औकात में रहो, आइंदा इन कपड़ों में गाड़ी ना चलाना। अब अपने क्वार्टर में जाओ। इलाही बख्श अपने क्वार्टर में चला गया। इलाही बख्श ने वो पैंट शर्ट और जूते अपने संदूक में रख दिए। एक लम्हे को उसने सोचा कि इन्हें आग लगा दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये तो सादी बीबी की निशानियाँ थीं, वो तो संभाल कर रखने वाली चीज़ें थीं। इसे इस तोहफे के बारे में बहुत तजस्सुस था जो सादी ने इसे दिया था। उसने सोचा रात को सोते वक्त देखेगा, लेकिन इसका ज़ब्त शाम तक ही टूट गया। उसने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद किया और बड़ी नज़ाकत से कागज़ को खोला कि कहीं फट ना जाए, और कागज़ के अंदर से एक डब्बी निकली। उसमें शीशे की एक बोतल निकली जो हल्के नीले रंग की थी। वो खुशबू थी, अंग्रेज़ी खुशबू। इलाही बख्श ने बोतल का ढक्कन हटाया। वो स्प्रे था। इलाही बख्श चंद लम्हे मोहब्बत से इसे देखता रहा। फिर इसने बोतल के नाप को दबाया। सियाल की फवार इस पर गिरी। उसका पूरा क्वार्टर महक गया। इलाही बख्श ने चोरों की तरह इधर उधर देखा। उसे डर था कि खुशबू बाहर न चली जाए। वो खुशबू के तहलील होने का इंतज़ार करता रहा। जाने कितनी देर हो गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। इलाही बख्श ने बोतल और फूलदार कागज़ जल्दी जल्दी बक्से में रखा। इतने में दूसरी और फिर तीसरी दस्तक हुई। कौन है? इसने पूछा। मैं हूँ, सादी। इलाही बख्श का दिमाग भग से उड़ गया। सादी, और यहाँ वो पत्थर का बुत बन गया। साकत व सामत। दरवाज़ा खोलो इलाही बख्श। इलाही बख्श ने दरवाज़ा खोल दिया। सादी हवा के झोंके की तरह अंदर आ गई। क्या बात है, सो रहे थे? इसने पूछा। बस वो आंख लग गई थी बीबी जी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं बीबी, आप बताएं, कहीं चलना है? नहीं, मैं तो तुमसे बस मिलने आई हूँ। अपना क्वार्टर नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं सादी बीबी, ये आप लोगों का ही दिया हुआ है। लेकिन फिर बेगम साहिबा कहेंगी कि मैं अपनी औकात भूल रहा हूँ। मैं तुमसे अम्मी की बातों की माजरत भी करने आई हूँ। इलाही बख्श ने लाइट ऑन कर दी। अम्मी की बातों का माइंड ना करना, वो ऐसी ही हैं, वो तो पापा को भी नहीं बख्शती। अरे ये खुशबू कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है सादी बीबी। सादी अब कमरे का जायज़ा ले रही थी। अपना कमरा बहुत साफ रखते हो तुम। फिर वो किताबों की छोटी सी अलमारी की तरफ बढ़ गई। अरे वाह, किताबें तो अच्छी खासी हैं तुम्हारे पास। बस जी सादी बीबी, बस यही एक शौक़ है मेरा। अच्छा शौक़ है। किताबों से दोस्ती हो जाए तो आदमी तन्हाई में भी अकेला नहीं होता। सादी वहाँ खड़ी किताबों के अनवान दोहराती रही। सड़क वापस जाती है, शिकस्त, बर्फ का फूल, समंदर के किनारे। कृष्ण चंद्र बहुत पसंद है तुम्हें? जी सादी बीबी, सब लिखने वालों से ज़्यादा। तुम्हारा ज़ौक़ बहुत अच्छा है। ज़ौक़ का तो पता नहीं सादी बीबी, बस शायरी मुझे बेखुद कर देती है। नस्ली आशिक जो ठहरे। फिर बोली, शायरों में कौन ज़्यादा पसंद है? नीचे इब्ने सफ़ी की किताबें रखी थी। सादी ने हैरत से इसे देखा। कहाँ कृष्ण चंद्र, कहाँ इब्ने सफ़ी। कभी उदास हूँ, दिल बोझल हो तो इब्ने सफ़ी को पढ़ लेता हूँ, हर मलाल धुल जाता है। सादी इसे यूं देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। क्या ये वही शख्स था, जुलाहा, फुटपाथ पर बैठने वाला रंगसाज और इसका ड्राइवर? इस वक्त इलाही बख्श का चेहरा बहुत रोशन लग रहा था। वो सोच रही थी, ऐसे तो पढ़े लिखे दौलतमंद ख़ानदानी लोग भी नहीं होते। इलाही बख्श ने उसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर नज़रें झुका ली। सादी की नज़र अचानक एक किताब पर पड़ी। पहली बारिश। नासिर काज़मी ने इस किताब बाहर खींच ली। कितनी खूबसूरत किताब है। हाँ जी, ये सिर्फ खूबसूरत छपी नहीं है, इसकी शायरी भी बहुत खूबसूरत है। तुमने पढ़ी है? हाँ जी, लेकिन अभी तक पहली गज़ल का पहला शेर ही नहीं समझ पाया। लगता है इसे समझने में पूरी ज़िंदगी लगेगी। सादी के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। इसने पहली गज़ल निकाली और बाआवाज़ बुलंद मतला पड़ा। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। वाह, बहुत अच्छा शेर है, लेकिन इलाही बख्श ये इतना मुश्किल तो नहीं कि समझ ना आए। लफ्ज़ों का मामला तो आसान है। मैं इस शेर की रूह को समझना चाहता हूँ। मुझे तो ये शेर बहुत सादा और आसान लगा है, तो मुझे भी समझा दीजिए। सादी सोच में पड़ गई। फिर बोली, अब समझ में आता है कि समझने से ज़्यादा किसी को समझाना मुश्किल है। वैसे मेरा ख्याल है शायर का इशारा अपने महबूब की तरफ है। ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती कि ये कौन सी महबूब की बात हो रही है। वैसे सादी बीबी, ये पहली बारिश मुसलसल गज़ल है। यूँ कहिए कि गज़ल का जिस्म है और रूह नज़म की है। लिहाजा अलग से एक शेर को समझने की बजाय मिलाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखें तो, मैंने जब लिखना सीखा था,
پہلے تیرا نام لکھا تھا، میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا، تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں جب رستے سے بھٹکا ہوا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ سعدی بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ الہی بخش کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کے لہجے کے وہ اشکار سعدی کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ ذہن میں ایسے سوال سر اٹھا رہے تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک الگ ہی الہی بخش کھڑا ہے، جو ایک خوبصورت اور معصوم رخ کا مالک ہے، ایک عالم بھی تھا جس کا سینہ علم عشق سے معمور تھا۔ اسم عظیم تو سمجھ میں آتا ہے سعدی بی بی، لیکن یہ صبر سمیم کیسا ہے اور بار امانت کیا ہے؟ سعدی کو محسوس ہوا کہ یہ لفظ اب اسے بھی کھوجنے ہیں۔ الہی بخش، یہ کتاب مجھے دو گے؟ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، لے جائیے۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ آپ یہ کتاب اس وقت نہ لے کر جائیے، صبح میں خود اسے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس پر میرا برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں۔ شبہ خیر، شبہ خیر سعدی بی بی۔ وہ چلی گئی۔ الہی بخش کو اپنا کوارٹر ویران لگنے لگا، جیسے بہار آ کر رخصت ہو گئی ہو، لیکن خوشبو کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شباب پر تھی۔